Assalamu alaikum students. I hope you are fit and fine. Today we are going to discuss the topic rebuilding a world economy, the post-war era. This is the topic taken from the chapter The Making of a Global World. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में और इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन के दौरान हमने देखा कि किस तरह से लगभग जो पूरी दुनिया थी वो इसके लपेटे में आ गई और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गई, पॉवर्टी लेवल बढ़ गई, जो एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ थी उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, जो इंडस्ट्रियल नेशंस थे उनकी ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ क्लोज़ हो गई। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि लीडिंग इकॉनमी थी, लीडिंग कंट्री थी वर्ल्ड मार्केट में, तो उसका भी डिस्ट्रप्शन हो गया क्योंकि उन्होंने जो लोन्स दिए थे वो रिकवर करना लगभग नामुमकिन हो गया। तो ज़्यादातर जो उनके बैंक्स थे वो क्लोज़ हो गए और इसी तरह से 1,10,000 जो कंपनीज़ थी वो बंद हो गई। यहाँ पे आपके सामने दो पिक्चर्स हैं जो आपको पॉवर्टी लेवल और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बता रही है डिप्रेशन के दौरान। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग लाइनों में बैठे हैं। राइट साइड जो 23 पिक्चर है इसमें किस तरह से लाइन में बैठे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। यहीं लेफ़्ट साइड में फिगर 22 आपको बताएगी कि जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे या फैमिलीज़ थी उन पे कैसा इम्पैक्ट पड़ा। वो होमलेस हो गए, भूखे रहने लगे, तो उनका क्या हाल हुआ। दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। लेकिन 1935 के बाद ये डिप्रेशन थोड़ा सा ख़त्म होने लगा, आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होने लगी इकॉनमी मास प्रोडक्शन की वजह से। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद यानी 1935 के 4 साल बाद 1939 में एक नई मुसीबत आ गई एंड दैट वाज वर्ल्ड वार सेकेंड। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्ल्ड वार सेकेंड। लेट अस डिस्कस अबाउट इट। The Second World War broke out in 1939 between the Allied powers and the Central Axis और Axis powers। तो जो एलाइड पावर्स थे उनमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, सोवियत यूनियन था, यूनाइटेड स्टेट्स था। दूसरी साइड से जो एक्सीज पावर्स थे उसमें नाजी जर्मनी थी, जापान था, इटली थे। तो ये वार पहले वार यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ क्योंकि ये ज़्यादातर इसमें यूज़ किया गया एटॉमिक पावर। तो वंस अगेन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वाज एनॉर्मस। एट लीस्ट 60 million people or about 3% of the world's population in 1939 is believed to have been killed directly or indirectly as a result of the war. So millions were also injured in this war. तो जो वर्ल्ड वार फर्स्ट था उससे भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई और उससे भी ज़्यादा लोग मारे गए क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इसमें एटॉमिक पावर्स का इस्तेमाल किया गया। तो ये वार न सिर्फ ज़मीन पे बल्कि हवा में, पानी में, हर जगह पे, हर कंट्री में लगभग ये नज़र आने लगा ये वार हुआ। तो हवा में मतलब जो वेपन्स यूज़ किए गए जैसे प्लेन्स यूज़ किए गए, तो शिप्स का भी यूज़ किया गया, ज़मीन पे भी ये वार हुआ। तो हर जगह पे इसका इम्पैक्ट नज़र आने लगा। उतने लोग वार की वजह से नहीं मरे जितने कि वार के बाद जो कंडीशंस हुई उसकी वजह से मर गए। So the war devastated the economy as well as the societies in the world. So vast parts of Europe and Asia were devastated and several cities were destroyed by aerial bombardment. As you may remember the case of two Japanese cities, these were the Nagasaki and Hiroshima, where for the first time atom bomb was used. So the war caused an immense amount of economic devastation and social disruption. But after war, the reconstruction became almost difficult and long. तो वार के बाद जो वार के दौरान जो डिस्ट्रक्शन हुई थी उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना, वापस रिकवर करना, ये लगभग मुश्किल ही नहीं बल्कि इसको टाइम भी बहुत लगा। तो
जो वर्ल्ड वार सेकेंड था, यहाँ पे सिविलियंस ज़्यादा मर गए, सोल्जर्स से ज़्यादा सिविलियंस मर गए। क्यों? क्योंकि इसका इम्पैक्ट ही इतना वर्स था कि सिविलियंस की लाइफ ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी एज़ कम्पेयर टू द वी कैन से वर्ल्ड वार फर्स्ट। वर्ल्ड वार सेकेंड की भी कंडीशंस वैसी ही थी, मतलब फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ऑल दैट, बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा था, वो था जो एटॉमिक पावर यूज़ किया गया है इसमें। तो आप यहाँ पे दो पिक्चर्स देख सकते हैं, जो जर्मन फोर्सेस अटैक कर रही है रशिया पे। इसी तरह से जो नीचे आपको दिखाया जाएगा सोवियत रशिया का जो स्टालिनग्राड था, वो किस तरह से डिस्ट्रॉय किया गया वार के दौरान। तो डियर स्टूडेंट्स, वार ख़त्म होने के बाद दो चीज़ें साफ नज़र आई, दो चीज़ें जिनकी वजह से पूरे वर्ल्ड में चेंज नज़र आने लगी। एक, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था वो किस तरह से इमर्ज हो गया डोमिनेंट पावर, चाहे वो इकोनॉमी में हो, पॉलिटी में हो या फिर मिलिट्री में। तो दुनिया के नक्शे पे ये डोमिनेंट नज़र आने लगा। और दूसरी तरफ से एक और कंट्री नज़र आने लगी जिसको हम कहते हैं सोवियत यूनियन, यानी रशिया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पावर नज़र आने लगा। तो दुनिया के नक्शे पे वर्ल्ड वार सेकंड के बाद दो ग्रेट पावर्स नज़र आ गई, एक साइड से यूएसए एंड दूसरी साइड से यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोशलिस्ट रशिया। तो रशिया की इकॉनमी वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद बहुत अच्छी डेवलप होने लगी थी, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल कंट्री थी। जैसा आपको याद होगा 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन आया था, उसकी वजह से कितनी चेंज आए, किस तरह से जो सोशलिज़म था उसने रशिया की इकॉनमी को डेवलप किया, क्योंकि कम्यून सिस्टम वहाँ पे यूज़ किया गया। कॉमन जो लैंड्स थी उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, कलेक्टिवली लोगों ने उनको प्रमोट किया। और दुनिया के नक्शे पे जो यूएसएसआर इमर्ज हुआ वो बहुत ज़्यादा पावरफुल इमर्ज हुआ वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद। लेकिन वर्ल्ड वार सेकंड के बाद ये और ज़्यादा पावरफुल नज़र आने लगा, क्योंकि जहाँ इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से दुनिया की तमाम कंट्रीज़ अफेक्ट हो गई, वहीं इकोनॉमिक डिप्रेशन के दौरान जो रशिया की इकॉनमी थी ये डेवलप होने लगी, बाद में डेवलप होने लगी इकोनॉमिक डिप्रेशन के ऑलमोस्ट जो ख़त्म हुआ वो पीरियड 39 के आसपास। तो ये उस टाइम पे इमर्ज होगी पावरफुल कंट्री। तो यहाँ वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जैसा हमने देखा कि दो पावर्स दुनिया के नक्शे पे आ गई, तो इसको हम बोलते हैं बाइपोलर सिस्टम। तो पहले यूनिपोलर सिस्टम था जहाँ पे यूएसए अकेला था, बाइपोलर यानी डबल। तो बाइपोलर सिस्टम में एक साइड से यूएसए और दूसरी साइड से यूएसएसआर नज़र आने लगा। तो दोनों बहुत लीडिंग कंट्रीज़ थी वर्ल्ड वार सेकंड के बाद। तो यहाँ तक हमने देखा कि वर्ल्ड वार सेकंड जो ब्रोक हुआ बिटवीन एलाइड पावर्स एंड एक्सीज पावर्स के बीच में, उसने किस तरह से पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट डाला। तो वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद ये वर्ल्ड वार 6 साल चला, 1939 से लेकर 1945 तक ये कंटिन्यू रहा। तो वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म होने के बाद जो इम्पैक्ट पड़ा इसका वो बहुत ज़्यादा वर्स था। वही जो फूड ग्रेन्स थे उनके प्राइसेस अप हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ हो गई, इंडस्ट्रीज़ क्लोज़ हो गई, सोसाइटीज़ तबाह हो गई, एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ पे इम्पैक्ट पड़ा। तो ये सब बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान। अब हमारा टॉपिक है पोस्ट वार सेटलमेंट एंड द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद चाहे वो इकोनॉमिस्ट्स थे या पॉलिटिशियंस थे या जो भी थिंकर्स थे उस टाइम के, उनको ये क्लियर नज़र आने लगा कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ये तब तक सस्टेन नहीं कर पाएगी, तब तक ये खड़ी नहीं रह सकती है जब तक कि मास कंजप्शन बढ़ न जाए। मास कंजप्शन मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वो चीज़ें जो लोग खरीदते हैं, जो लोगों की ज़रूरत है वो चीज़ें बनाना, यानी वार रिलेटेड या
इंडस्ट्रीज़ बड़ी बनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि वो चीज़ें प्रोड्यूस करनी होंगी जो लोग खरीदते हैं, जो लोगों की ज़रूरत है डे टू डे लाइफ में। तो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद ये क्लियर हुआ कि कोई भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी तब तक स्टैंड नहीं हो सकती है, तब तक वो स्टेबल नहीं हो सकती है जब तक कि वो लोगों के लिए प्रोड्यूस ना करे, जब तक कि लोगों की ज़रूरतें पूरी ना हो। तो लोग तो तभी खरीदेंगे जब उनको इनकम्स होंगी, यानी पैसा होगा। पैसा तभी होगा जब उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगी। तो जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो चीज़ें खरीदेंगे, यानी लोगों को जो ज़रूरत है वो चीज़ें खरीदेंगे। तो ज़रूरत है बात की जो तो यहाँ ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट की। तो अब हर कंट्री वर्ल्ड वार सेकंड के बाद ये स्टेप्स उठाने लगी कि किस तरह से हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज़ करेंगे। तो ये तभी मुमकिन होगा जब सब लोगों को काम मिलेगा। जब उन्हें काम मिलेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो मार्केट में सारा पैसा यूज़ करेंगे ख़रीदने के लिए। तो जब वो ख़रीदने के लिए यूज़ करेंगे, ओवैसली जो इंडस्ट्रीज़ है वो जो भी प्रोड्यूस करेंगे तो लोग उनको ख़रीदेंगे। इस तरह से एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी स्टेबल रह सकती है। तो ये सिर्फ मार्केट नहीं कर सकता है। ये जो एम्प्लॉयमेंट है, लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट देने का काम है, वो सिर्फ मार्केट नहीं कर सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट्स को भी सामने आना होगा। यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ हो गई तो मार्केट्स ने कोशिश की, गवर्नमेंट्स चुप रही। लेकिन इस बार इन्हें पूरा ये पता चल गया कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है या अनएम्प्लॉयमेंट को अगर कम करना है, एम्प्लॉयमेंट को अगर बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट्स को अपना रोल प्ले करना होगा। तो वो क्या करेंगी? ये गवर्नमेंट्स क्या करेंगी? तो गवर्नमेंट्स वुड हैव टू स्टेप इन टू मिनिमाइज फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइस, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो गवर्नमेंट है, इसका पहला काम होगा जो ये प्राइसेस अप और डाउन हो रहे हैं इनको कंट्रोल करना। जो तो डियर स्टूडेंट्स, जो पहला लेसन पॉलिटिशियंस, इकोनॉमिस्ट्स, वर्ल्ड थिंकर्स ने सीखा इस वर्ल्ड वार सेकंड के बाद, वो ये था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए ताकि वो जो बढ़ती हुई प्राइसेस हैं या जो आउटपुट होता है या फिर एम्प्लॉयमेंट है, इसको कंट्रोल कर सकें। तो दूसरा लेसन जो इन इकोनॉमिस्ट्स, पॉलिटिशियंस या थिंकर्स जो उस टाइम के थे उन्होंने सीखा इस वर्ल्ड वार सेकंड के बाद, वो था दुनिया को आपस में जोड़ना। बिल्कुल, जो लिंक्स है कंट्रीज़ के बीच में उनको जोड़ना, जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनको आपस में जोड़ के रखना। और जब ऐसा होगा तो फुल एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। वो कैसे? जो कंट्रीज़ डेवलप्ड है और वहाँ पे लेबर फोर्स की ज़रूरत है, तो दूसरी कंट्री से लोग आएंगे, एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिलेगा, जॉब मिलेगा उनको। इसी तरह से जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है मगर अच्छी खासी डेवलप्ड इंडस्ट्रीज़ है, तो उनके जो गुड्स हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में जाएंगे। यानी फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर एंड फ्लो ऑफ कैपिटल, ये तभी स्टेबल होगा जब कंट्रीज़ आपस में लिंक्ड होंगी, जब कंट्रीज़ के बीच में गुड रिलेशंस होंगी। यानी पहले वार की तरफ ये लोग जाते थे, वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले सारी कंट्रीज़ अपने आप को पावरफुल समझती थी, सारी कंट्रीज़ वार के लिए तैयार रहती थी। अब वर्ल्ड वार सेकंड के बाद ट्रेंड चेंज हुआ। अब इन्हें पता चला कि वार की वजह से सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो सकती है, और इस डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए एक ही रास्ता है कि किसी तरह से इन तमाम कंट्रीज़ जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं उनको जोड़ा जाए। तो ये तभी होगा जब उनके बीच में अच्छी रिलेशंस होंगी। अच्छी रिलेशंस कब पैदा होंगी, अच्छी रिलेशंस कब स्टेबल होंगी, अच्छी रिलेशंस कब बनेंगी? ये तब बनेंगी जब अच्छी गवर्नमेंट्स बनेंगी। तो यहाँ गवर्नमेंट का काम क्लियरली नज़र आने लगा। गवर्नमेंट का पहला काम होगा वो प्राइसेस को कंट्रोल करे, कितनी प्रोडक्शन निकालनी है, कितना एक्सपोर्ट करना है, कितना इंपोर्ट करना है, इस चीज़ पे कंट्रोल करे। एम्प्लॉयमेंट जो
सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, यानी अनएम्प्लॉयमेंट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए। दूसरा लेसन, किस तरह से दुनिया की कंट्रीज़ आपस में जुड़कर एक हो जाएंगी, और जब डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में जुड़ जाए, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो जाए, इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वर्ल्ड। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो ये इकोनॉमिक सिस्टम रहा, जो इकोनॉमिक सिस्टम रहा पूरी दुनिया में, इसको स्टेबल करना और एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करना, यही अब ऑब्जेक्टिव बन गया तमाम यूरोपियन पावर्स का जो कभी वॉर में एंगेज थे। तो यहाँ हमें एक बात तो क्लियर समझ में आती है कि पहले वार की तरफ ये कंट्रीज़ जाती थी, अब ये जा रही हैं स्टेबिलिटी की तरफ। अब ये चाहती हैं कंट्रीज़ में वार ना हो, अब ये चाहती हैं कंट्रीज़ में डेवलपमेंट हो, अब ये चाहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो। तो ये क्यों चाहेंगे ऐसा? देखिए, इंडस्ट्रीज़ तभी काम करेंगी जब वार नहीं होगा, जब उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, जब उनको बेनिफिट होगा। इसी तरह से जब इंडस्ट्रीज़ काम करेंगी, फैक्ट्रीज़ काम करेंगी, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ऑब्वियसली इकॉनमी अपने आप डेवलप हो जाएगी। तो अब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए, इनको अप्रूव करने के लिए, इन पे एक सिस्टम क्रिएट करने के लिए जुलाई 1944 में जुलाई 1944 में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स कहाँ पे है? ये न्यू हेमिस्फीयर यूएसए में है, या हम कहेंगे यूएसए में ब्रेटन वुड्स की जो प्लेस थी, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। तो ये हुई थी जुलाई 1944 में। इसका मतलब ये हुआ कि वार अभी भी चल रहा था, यानी ये सारी नेशंस खड़े होने लगी इस वार को कैसे रोका जाए और स्टेबिलिटी कैसे हम लाएंगे पूरे वर्ल्ड में। लेकिन अभी तक एक बात आपको क्लियर में दिमाग में रखनी है, वो ये कि ये जो कुछ भी इकोनॉमी स्टेबिलिटी वार हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन वर्ल्ड में हो रहा है। अभी तक हम सिर्फ यूरोपियन वर्ल्ड की ही बात कर रहे हैं। उन कंट्रीज़ की बात करें जो कभी लीडिंग इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ थी, उन कंट्रीज़ की बात करें जो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद इमर्ज हो गई, जैसे यूएसए एंड यूएसएसआर। तो खैर, 1944 जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस हो गई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में क्या डिस्कशंस हो गई? तो डिस्कशंस के बाद जो इसका आउटपुट आया, जो इसका रिज़ल्ट आया, वो क्या था? दो चीज़ें यहाँ पे क्रिएट की गई दुनिया के नक्शे पे। एक था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको आप आईएमएफ कहते हैं, और दूसरा था जिसको आप कहते हैं वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का पहला नाम था द इंडस्ट्रियल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जी एक बार फिर, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, बाद में इसका नाम पड़ गया वर्ल्ड बैंक। तो ये दो वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जो यूरोपियन वर्ल्ड के लिए क्रिएट किए गए। ये बात याद रखनी है, दीज इंस्टीट्यूशंस वर क्रिएटेड only for the European world, only for the development of European world, only for the reconstruction of the European world after World War II। तो इन दोनों को कभी कभार कहा जाता है ब्रेटन वुड्स ट्विन्स, क्योंकि ये एक साथ इमर्ज हो गए वर्ल्ड के नक्शे पे। तो जो वर्ल्ड बैंक और ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था, ये क्यों क्रिएट किए गए, इनका काम क्या था? चलिए इन चीज़ों को देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आईएमएफ था, इसका काम था डील करना एक्सटर्नल सरप्लस के साथ और डिफिसाइट्स के साथ। सरप्लस मतलब होता है वो प्रोड्यूस, वो अमाउंट जो हम खर्च नहीं करते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी मंथली इनकम 10,000 रुपीज़ है और हमारा जो टोटल एक्सपेंचर होता है पूरे महीने वो है 8,000, तो बचता कितना है? 2,000। इसको हम कहते हैं सरप्लस। लेकिन डिफिसाइट हम बोलते हैं जब हमें
इनकम से ज़्यादा एक्सपेंचर हो। से फॉर एग्ज़ाम्पल हम 10,000 कमाते हैं लेकिन खर्चा 12,000 है, इसको डेफिसाइट बोलते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम इसको डेफिसाइट बोलते हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का काम था कि जो इसके मेंबर नेशंस हैं, यानी जो जिन्होंने ये IMF ज्वाइन किया, दे आर कॉल्ड मेंबर नेशंस, उनके दोनों चीज़ों को देखना, किसका कितना सरप्लस है, कितनी इनकम है, कितना खर्चा है, इस चीज़ का रिकॉर्ड रखना और इस चीज़ पे काम करना। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं, उसका काम था तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, जो इसके मेंबर नेशंस हैं, यानी जिन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ कनेक्ट किया है, ज्वाइन किया है वर्ल्ड बैंक, उनको फाइनेंसेस प्रोवाइड करना, उनको पैसा प्रोवाइड करना, ताकि वो जो उनकी इकॉनमी डिस्ट्रॉय हुई है वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान, उसको वो रिकन्स्ट्रक्ट कर सकें। तो दोनों जो ये IMF एंड वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों का काम था किसी तरह से इकॉनमी को स्टेबल करना, यानी जो यूरोपियन इकॉनमी थी, जो इन मेंबर नेशंस की इकॉनमी डिस्ट्रॉय हो गई थी, उनको किसी तरह से वापस रिकवर करना। तो इसीलिए जो इसके बाद, यानी 1944 के बाद, जो इस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसको आप यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, इसके बाद जो इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हो गया यूरोप में, इसको ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहते हैं, क्योंकि सारे लोग इसी सिस्टम के पीछे चले। जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो सारी की सारी यही सिस्टम फॉलो करने लगी जो डिस्कस किया गया था इस कॉन्फ्रेंस में। तो फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF एंड वर्ल्ड बैंक है, तो इसकी जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस थे ये 1947 से स्टार्ट हो गए, क्योंकि 45 में वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म हुआ, उसके बाद थोड़ा टाइम भी लगा। तो लेकिन जो ये दोनों ट्विन्स थे, ब्रेटन वुड्स ट्विन्स जिनको हम कहते हैं, इन पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किन कंट्रीज़ की आ गई, मतलब ये किसके कंट्रोल में ज़्यादा चलने लगे, ये ज़्यादा उनकी कंट्रोल में चलने लगे जिनकी इकॉनमी स्टेबल, जिनकी इकॉनमी डेवलप्ड थी वर्ल्ड मार्केट में, और ये था US। क्योंकि US में बनाया गया, US उस टाइम पे स्टेबल था, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड ने बाकी तमाम कंट्रीज़ की इकॉनमी को डिस्ट्रॉय किया था। तो सिर्फ US की इकॉनमी उस टाइम पे पावरफुल रही। जैसा कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में हमने देखा, कोई भी गोली नहीं चली US में, सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान भी ये बचा रहा। लेकिन ये जो ट्विन्स बने, इन पे पूरा लगभग आलमोस्ट जो विटो पावर था, यानी जो डिसीजंस लिए जाते थे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में या वर्ल्ड बैंक के डिसीजंस में, जो डिसीजंस लिए जाते थे उनमें विटो पावर US के पास था, मतलब ये किसी भी डिसीजन को हाँ या ना कहता। तो नतीजा क्या हुआ, ये इसके कंट्रोल में आ गए। तो इस वक्त भी ये इसी US के कंट्रोल में है, क्योंकि इकॉनमी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड US की रही। तो फिर USSR के साथ क्या हुआ वो हम बाद में देखेंगे। सो द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम is this system linking national currencies and monetary systems. The Bretton Woods system was based on fixed exchange rates. In this system, national currencies, for example, the Indian rupee, were pegged to the dollar at a fixed exchange rate. देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम ने क्या किया, जो ये ब्रेटन वुड्स में कॉन्फ्रेंस के बाद बनी ये ट्विन्स वर्ल्ड बैंक और IMF, इन्होंने कुछ ख़तरनाक चेंजेस लाई। वो चेंजेस क्या थी, सबसे पहली चेंज, हर एक कंट्री की करेंसी का फिक्स्ड वैल्यू करना। फिक्स्ड वैल्यू मतलब क्या होता है, से फॉर एग्जांपल डॉलर, तो डॉलर का एक फिक्स्ड रेट बना के रखना, ना ये अप हो सकती है ना डाउन हो सकती है, और अगर ऐसा हो सकता है तो सिर्फ यही जो ट्विन्स हैं वही इसको चेंज कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसीज थी उनका वैल्यू फिक्स हो गया। किसी की करेंसी का वैल्यू बढ़ गया, किसी की करेंसी का वैल्यू घट गया। तो ये अब गवर्नमेंट्स डिसाइड करने लगी कि करेंसी का वैल्यू क्या होगा। तो जिसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा इकॉनमी डेवलप्ड है उसकी करेंसी का वैल्यू ज़्यादा।
नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली देखिए करेंसी का वैल्यू कैसे बढ़ता है। जो करेंसी का वैल्यू है ये बढ़ता या घटता है बैलेंस ऑफ ट्रेड की वजह से। तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। अगर किसी कंट्री के एक्सपोर्ट ज़्यादा हों और इंपोर्ट्स कम हो, इसकी करेंसी का वैल्यू ज़्यादा होता है। अगर किसी कंट्री के इंपोर्ट ज़्यादा हों और एक्सपोर्ट कम हो तो इसकी करेंसी का वैल्यू कम होता है। वो कैसे? देखिए, जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है, लेकिन जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो पैसा हमारे पास आता है। तो सीधी सी बात है, अगर पैसा ज़्यादा आ जाए तो हम रिच होंगे या पुअर होंगे? डेफिनेटली रिच होंगे। तो कंट्री का भी ऐसा ही है, जब कंट्री से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए तो इसकी करेंसी बढ़ जाती है इसकी इकॉनमी डेवलप हो जाती है। और जब कोई कंट्री बाहर से चीज़ें ज़्यादा मंगाती है तो इसका मतलब वो दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड है, उसका पैसा बाहर जा रहा है। तो यही दो चीज़ें हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यही डिसाइड करती है करेंसी का वैल्यू होगा क्या। लेकिन यहाँ आप खुद देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो ये वर्ल्ड बैंक है, यानी हम यूँ कहेंगे जो ब्रिटेन वुड्स के जो इंस्टीट्यूशंस है यही डिसाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स डिसाइड कर रही है कि करेंसी का वैल्यू क्या होगा। यानी अब बैलेंस ऑफ ट्रेड जो डिसाइड करता है नॉर्मली करेंसी का, उसका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ कंट्रोल सीधा इनके हाथ में नज़र आ रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक में। तो ये काफ़ी देर तक चलता रहा ये सिस्टम। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कैसे। Now let us see what happened in the early post-war years. It means what happened after the World War II. As I have already discussed about the two institutions, Bretton Woods twins, that is IMF and World Bank. चलिए देखते हैं उनके साथ क्या हुआ। तो Bretton Woods system inaugurated an era of unprecedented growth of trade and incomes for the Western industrial nations and Japan. तो यहाँ क्लोजली पता चलता है जो ब्रिटेन वुड्स से सिस्टम बन के आ गया, जो इस कॉन्फ्रेंस के बाद सिस्टम नज़र आने लगा दुनिया के नक्शे पे, दुनिया के नक्शे पे नज़र आने लगा, इसने ट्रेड को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और इनकम्स भी बढ़ाई। तो कहाँ बढ़ाई? मगर वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस में। एशियन कंट्रीज़ में सिर्फ जापान था जो कि लीडिंग इंडस्ट्रियल कंट्री नज़र आने लगी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। वर्ल्ड ट्रेड grew annually at over 8% between 1950 and 1970। तो 1950 और 1970 के बीच में जो वर्ल्ड ट्रेड था इसमें 8% ग्रोथ हो गई, यानी 8% ये इंक्रीज़ होने लगा। एंड इनकम्स एट नियरली 5%। तो जो इंडस्ट्रियल नेशंस थे, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, वेस्टर्न वर्ल्ड था, वहाँ के लोगों की इनकम करीबन 5%, या हम कहेंगे वहाँ की 5% इनकम इंक्रीज़ हो गई। तो इसका मतलब इनकी लाइफ थोड़ी स्टेबल होने लगी। द ग्रोथ वाज आल्सो मोस्टली स्टेबल विदाउट लार्ज फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशन ज़्यादा क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि अब गवर्नमेंट्स कंट्रोल करने लगी। For much of this period, the unemployment rate, for example, averaged less than 5% in most industrial countries. तो और एक चेंज नज़र आई ब्रिटेन वुड्स के बाद, वो थी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होने लगी। तो मोर और लेस जितनी भी इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ थी, जितने भी मेंबर नेशंस थे इन ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस के या ट्विन्स के, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाउन हो गई और मोर और लेस लगभग 5% के आसपास रही। यानी सिर्फ 5% लोग अब बेरोज़गार नज़र आने लगे। यानी अब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो गई, इनकम्स इंक्रीज़ हो गई, ट्रेड भी ठीक होने लगा, जो प्राइसेस अप डाउन हो रहे थे उन पे कंट्रोल आने लगा। तो ये था जिसको हम कहते हैं ब्रिटेन वुड्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। यानी ब्रिटेन वुड्स ने जो इकोनॉमिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया यूरोपियन पावर्स के लिए, ये उसकी वजह से सब
हो गया। और साथ ही साथ में 1970s तक काफ़ी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स नज़र आने लगी, यानी अब ये कंट्रीज़ टेक्नोलॉजी की तरफ जाने लगी। पहले तो ये सिर्फ वार टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे थे, जैसे शिप्स बनाते तो वार के लिए, इसी तरह से एटॉमिक पावर बनाया तो वार के लिए, प्लेन्स बनाए तो वार के लिए। लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अब मशीन्स की एज ज़्यादा होने लगी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस पीरियड। तो देखते हैं फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ क्या हुआ। तो डेवलपिंग कंट्री किसको बोलते हैं? डेवलपिंग कंट्री हम बोलते हैं किसी बैकवर्ड कंट्री को जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, जिसमें पॉवर्टी लेवल ज़्यादा हो, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हो, या फिर जिसके जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो कम हो। तो इनको कभी डेवलपिंग कहते हैं, इनको कभी अंडर डेवलप्ड कहते हैं, इनको कभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं, तो इनको बैकवर्ड भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट नाम हैं इन कंट्रीज़ के। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ का क्या रोल रहा इस पीरियड में? ओबियसली 1945 के बाद बहुत सारी चेंजेस भी आने लगी। जैसे वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो तमाम नेशंस, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सब अब कोशिश करने लगे जो कॉलोनीज़ हैं उनको फ्री किया जाए, उनको आज़ाद किया जाए। तो जैसे ही कॉलोनीज़ आज़ाद होने लगी, उनको इंडिपेंडेंस मिली, तो वो इंडस्ट्रियल सिस्टम के पीछे जाने लगे, यानी हम कहेंगे उस इकोनॉमिक सिस्टम के पीछे चलने लगे जो कि वेस्टर्न पावर्स फॉलो कर रहे थे, या हम यूँ कहेंगे वो इसी ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस या ब्रिटेन वुड्स के जो ये ट्विन्स थे उनको फॉलो करने लगे। तो फिर दे इन्वेस्टेड वास्ट अमाउंट्स ऑफ कैपिटल importing industrial plant and equipment featuring modern technology। तो यही वो बैकवर्ड कंट्रीज़ थी, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, जिन जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वो सब के सब अब इसी चीज़ को फॉलो करने लगी जिसको कभी यूरोपियन पावर्स फॉलो करते थे। तो इसको हम देखेंगे क्या कैसे। तो डीकॉलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे डीकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस कैसे हुआ, कैसे कंट्रीज इंडिपेंडेंट होने लगी, और किस तरह से नई चेंज आई वर्ल्ड मार्केट में, वर्ल्ड के नक्शे पे किस तरह से नई चेंजेस आई।